नेक्स्ट जो सेशन है दैट इज अबाउट valuation of second part which is equity. हमने स्टार्ट में ही डिफाइन कर लिया था देयर आर टू काइंड्स ऑफ इक्विटी, वन इज प्रेफर्ड स्टॉक एंड सेकंड वन इज कॉमन स्टॉक. सो हम बेसिकली प्रेफर्ड स्टॉक को करते हैं बिकॉज दे हैव प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड, और कॉमन स्टॉक आर द ऑनर ऑफ द फर्म, होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द फर्म. तो पहले हमारे पास है कि हमने वैल्यू करना है डबल एफ प्रेफर्ड स्टॉक. ठीक है जी. तो प्रेफर्ड स्टॉक को वैल्यू करना बड़ा आसान है कि वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ वीपी लिख देते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय के पी. देखें हमने पहले लिखा के बी, तो ये भी एक नॉमिनेशन थी इंटरेस्ट की यानी डिस्काउंट रेट की, और मैंने के पी लिख दिया तब भी डिस्काउंट रेट की एक नॉमिनेशन है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, मसला नहीं है. ठीक है, सिर्फ नॉमिनेशन में हमने वो चेंज किया है ना, इसका क्या कहते हैं, इसका सिर्फ सिंबल एक किस्म का चेंज किया है, व्हेन अदरवाइज दिस इज द सेम. अच्छा, यहाँ हम स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट्स सपोज प्रेफर्ड स्टॉक इज available at RS 100 with dividend rate of 10% while market discount or market rate is 12%. ओके, यहाँ हम डिविडेंड को रेट में भी लिख सकते हैं, और इट कुड बी प्रेफर्ड स्टॉक अवेलेबल एट ₹100 विद अ डिविडेंड रेट, और कुड बी डिविडेंड ऑफ ₹10. तो कुछ भी शक्ल इसकी यूज कर सकते हैं. अगर ये अवेलेबल हो तो हम इसको कैसे करेंगे, वैल्यू विल बी इक्वल टू 10% लें 100 रुपए का या 10 रुपए रखें तो एक ही बात है, 10 डिवाइडेड बाय 0.12. so what will be the value of this particular preferred stock, 10 divided by 0.12 equal to 83. तो इस प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू 83 रुपीज होनी चाहिए. अच्छा, अब इस फॉर्मूले के साथ मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ कंसोल बॉन्ड कैसे की थी हमने, दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट आई डिवाइडेड बाय के बी. अगर हम इसको गौर से देखें तो इन दोनों फॉर्मूलाज के अंदर कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके दिस इज लायबिलिटी, दिस इज इक्विटी. इंटरेस्ट जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपको हर सूरत देना है, प्रेफर्ड स्टॉक को प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड है, लेकिन अगर डिविडेंड अनाउंस ना हो तो डिविडेंड देना नहीं होता. तो दोनों की शेप में फर्क है लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल सेम तरीका कार से होती है. यहाँ जो आपने लाइफ टाइम कंसोल बॉन्ड का इंटरेस्ट देना है उसको आपने केबी पे डिवाइड कर देते हैं, सेम 0.12 लेट्स सपोज. और यहाँ अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की तो 10 को आपने डिवाइड कर देना है 0.12 के ऊपर. सो बोथ आर सेम बट बिकॉज इनकी कैटेगरी डिफरेंट है तो हम इसको अलग अलग वैल्यू करते हैं. तो वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग जिसमें आपने सिर्फ डिविडेंड, जो भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकलती है, डिवाइडेड बाय रेट. So there is second form of equity that is common stock. कॉमन स्टॉक को वैल्यू करने के दो तरीके हैं. वेरी फर्स्ट है डिविडेंड, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एंड सेकंड इज कांस्टेंट या ग्रोथ. अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कहता है वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक और वीएस वैल्यू ऑफ, चलो वीसी कर, वीसी वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स दैट वी विल रिसीव, यानी कि लेकर 1 से लेकर इंफिनिटी तक
जिंदगी में आपको जितने भी डिविडेंड मिलेंगे उनकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। यानी कि अगर मैं यहाँ इसको प्लॉट करूँ तो लेट्स सपोज आपको D1 मिलेगा पहले साल में, D2 मिलेगा दूसरे साल में, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग टिल इन्फिनिटी। मुझे नहीं पता कब तक, तो हो सकता है आपको आखिरी डिविडेंड डी इन्फिनिटी पे मिले, डी इनफाइनाइट। तो इन तमाम तमाम जो डिविडेंड जो आपको आज से लेकर आखिर तक मिल रहे हैं, इनकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अब इसका फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, हम क्योंकि मैं यहाँ लिख नहीं सकता। तो दिस इज पहला डिविडेंड जो आपको पहले साल मिलेगा, दूसरा डिविडेंड, तीसरा डिविडेंड, सो ऑन टू डी इन्फिनिटी। तो डी इन्फिनिटी के ऊपर यानी जो भी साल होगा, अब मुझे नहीं पता कौन सा साल होगा, उन तमाम डिविडेंड्स को अगर आप डिस्काउंट बैक करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आज की तारीख में, तो दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अच्छा, अब यहाँ ये एक एग्जांपल लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल ये स्टॉक हो 2 साल का, तब क्या होगा? तो पहले साल का डिविडेंड, दूसरे साल का डिविडेंड और दूसरे साल की प्राइस, इन तीनों को डिस्काउंट बैक करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, इनफाइनाइट पीरियड तक है, यहाँ इसने पीरियड डिफाइन कर दिया 2 इयर्स। तो पहले साल में जो आपको डिविडेंड मिलेगा उसको डिस्काउंट करेंगे बैक, प्लस दूसरे साल में जो डिविडेंड मिलेगा उसको डिस्काउंट बैक करेंगे, प्लस दूसरे साल में शेयर कितने का सेल आउट होगा उसको भी आप डिस्काउंट बैक करेंगे, तीनों को एड अप करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ डिफाइंस दैट if from very first year the growth rate dividend dividend is constant, then how we will calculate value of common stock? So value of common stock will be equal to D1 divided by KC minus G. KC is same discount rate and G is KC is discount rate and G is growth rate of dividend। तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट्स सपोज व्हाट shall be value of bond if it grows 5% forever and first year dividend is, सॉरी यहाँ मुझे डिफाइन करना था, जी इज ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड एंड D1 इज फर्स्ट ईयर डिविडेंड। फर्स्ट ईयर डिविडेंड इज 10 रुपीज। तो इस सूरत हाल में वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक क्या होगी? 10 फर्स्ट ईयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय 0.12 एंड 0.12 माइनस 0.05। ठीक है, और यहाँ इसके साथ, बल्कि इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ब्रैकेट के अंदर 0.12 माइनस 0.05, 10 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। ठीक है, बैक वाली अमाउंट को रेज अप कर दें। चलो दोबारा लिखते हैं।
value of common stock is equal to 10 first year dividend divided by 0.12 minus 0.05। इसके खिलाफ दरमियान पैरेंथेसिस लगाई इसीलिए ताकि सबसे पहले ये कैलकुलेट हो। 0.12 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.07, 10 डिवाइडेड बाय 0.07 इज इक्वल टू 143 अप्रॉक्सीमेट। अच्छा जी, ये जो स्टॉक है अगर ये पहले साल से ही 5% हमेशा के लिए ग्रो करे तब हम इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे ना हो तो हम इसके ऊपर डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये D1 को थोड़ा सा यहाँ हमें समझने की जरूरत है। D1 is always the year from where is always the year from where dividend grows constantly. Like if I say okay, from year 6, from example, from year 6, the dividend will grow 5% forever. So that means कि D1 will convert to D6, यानी कि जिस साल से कांस्टेंट ग्रो करेगा उस साल का डिविडेंड, सो D6 यहाँ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कहता हूँ फ्रॉम 9th ईयर dividend will grow at 5% forever. Then this D1 will become D9. सो D1 बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो कि उस ईयर को नॉमिनेट करती है जिस ईयर से हमेशा के लिए डिविडेंड कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पहली एग्जांपल में लिखा था मैंने कि व्हाट शैल बी वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ इट ग्रोज 5% फॉर